नमस्कार दोस्तों। सेवन्थ क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी का आज पांचवा लेसन हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पूरी कर चुके हैं और सेवन्थ क्लास के 4 लेसन इससे पहले पढ़ चुके हैं। तो इस पांचवें लेसन में जो टॉपिक है वो है वाटर से संबंधित, यानी जल, ओशियन वगैरह, इसमें ये टॉपिक जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले भी यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, एनसीईआरटी के अंदर ऐसे मैप आते हैं, तो आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप है ना मैप के माध्यम से जो भी लोकेशन है उनको जान सको। जैसे सेवन्थ क्लास की जो एनसीईआरटी का पांचवा चैप्टर है, इसमें सबसे पहले आप देखोगे ना, तो एक अच्छा सा मैप उसमें दिया गया है जिसके अंदर बताया गया है बहुत सारी। जैसे यहाँ पे ऊपर से लेके चलते हैं, उत्तरी अमेरिका में देखो, यहाँ पे जो कनाडा वाला रीजन है उसमें ग्रेट बियर झील है, ग्रेट स्लेव झील है। तो आपका ये होमवर्क होता है कि आप है ना एक मैप अपने होमवर्क में बनाओ, एक खाली मैप लो और उसमें जितनी भी लोकेशन आती है उनको साथ साथ लेके चलो। ये ऐसा नहीं होगा कि आप एक साथ करने बैठोगे, ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी में जब क्वेश्चन आते हैं तो एनसीईआरटी बेस्ड मैपिंग के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो आप यदि धीरे धीरे जब एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो उनको साथ में लेके चलो। तो ये होना चाहिए कि आपका मैपिंग वाला पोर्शन भी आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे विनिपेग झील है, कहाँ पे उसकी लोकेशन आप जानना है। इसके अलावा यहाँ पे जो उत्तरी अमेरिका की 5 जिले हैं, जिनमें सुपीरियर झील है, हुरोन झील है, ईरी है, ओंटेरियो, काफ़ी यहाँ पे 5 जिले हैं। ठीक है, एक अंगुलीनुमा यहाँ पे एक आकृति है 5 जिलों की। इसके अलावा साल्ट लेक यहाँ पे दी गई है। मिसिसिपी मिसौरी जो नदी है ना, देखो आपने देखा होगा कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो है नील, है ना, अफ्रीका में जो बहती है। और इसके अलावा लंबाई के हिसाब से नील नदी हो गई। और यदि अपवन तंत्र के हिसाब से देखो, बेसिन के हिसाब से देखो, तो अमेजन नदी आपकी सबसे बड़ी नदी है। और जो मिसिसिपी मिसौरी है ना, वो वाटर वॉल्यूम के हिसाब से है ना, आप देखोगे मतलब पानी का घनत्व का देखोगे, सर्वाधिक जो पानी की मात्रा देखोगे, तो उसके हिसाब से मिसिसिपी मिसौरी भी वर्ल्ड की एक टॉप नदी है। तो आपको इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए। मिसिसिपी मिसौरी यहाँ पे बहती है, ठीक है, 2 नदियाँ यहाँ पे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जैसे ऑरेंज नदी यहाँ पे हो गई है ना, कहाँ पे बहती है। ऑरेंज नदी आपको पता है कि यहाँ पे ड्रेकन ब्रक्स पर्वतमाला है यहाँ पे अफ्रीका में, उससे निकलकर अटलांटिक महासागर की हो जाती है। ठीक है, एक यहाँ पे एक नदी और है, लिम्पोपो नदी है, बहती है। तो इस लोकेशन आपको जानना बहुत जरूरी है। कोंगो नदी है, कोंगो नदी भूमध्य रेखा को पार करती है। ठीक है, विक्टोरिया यहाँ पे झील है, नाइजर नदी यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे बहुत सारी लोकेशन आती है। जैसे मरे डार्लिंग जो नदी है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में है। इसके अलावा अपनी ब्रह्मपुत्र गंगा नदी है, यहाँ पे हांगो नदी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी आप जब पढ़ते हो ना, मैपिंग पढ़ते हो, एनसीईआरटी में कोई मैप आता है तो उसको गौर करना थोड़ा सा। और आप अभी से ये कोशिश कर सकते हो कि आपको विश्व का जो मैप है ना, उसको बनाने की आदत होनी चाहिए। बहुत आसान शब्दों में मैं बोलूँ तो इसको, आपको मेंस की जो एग्ज़ाम आपके है ना, उसमें बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे विश्व के मैप जैसे ये आया, तो आप ना रफली इसको क्या करोगे, जैसे आराम से इसको तुरंत बना सकते हो, जैसे मैं बना रहा हूँ अभी। कि अभी मेरे क्या हो गया, मैं बहुत आसानी से मतलब इसको क्रिएट कर सकता हूँ, ज़्यादा मुझे टाइम लगता नहीं है। ठीक है, ईजिली। तो अब उसमें विश्व का मुझे कुछ भी दर्शाना होगा ना, तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो अभी अंगुली से बना रहा हूँ तो उतना आसान से नहीं बनेगा, लेकिन मेरे लिए ये है कि मैं 7 से 8 सेकंड में विश्व का मैप आराम से बना सकता हूँ। देखो आपके सामने बना के दिखाया है मैंने। इसका फ़ायदा क्या है कि विश्व का कोई कोई क्वेश्चन आ रहा है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ रहा है, कोई आईआर का क्वेश्चन आ रहा है, और भी आपको जहाँ लगता है कि यहाँ पे वर्ल्ड मैपिंग के माध्यम से मैं अपनी बात कह सकता हूँ, है ना, तो ऐसे मैप की आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। मार्क्स आते हैं इसमें, मार्क्स बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मेरे जीएस में, जीएस मेंस का स्कोर मेरे 415 है, और हिंदी माध्यम में है। लोग कहते हैं कि हिंदी माध्यम में मार्क्स नहीं आते हैं। मेरे 415 नंबर मेंस में जीएस में आए हुए हैं। और आपका जो जीएस फेस्ट है ना, जीएस फेस्ट में आप जानते हो 100 से प्लस लाना, 100 से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। मेरे 116 मार्क्स इसमें आए हुए हैं। इसकी एक ही जो मैं, यदि मैं आपको थोड़ा-सा इसमें बताना चाहूँ सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, तो मैं डायग्राम और मैप अच्छे बनाता हूँ। तो जो भी जैसे इंडिया का जहाँ मुझे लगता है कि मैं बनाता हूँ, जैसे आप जीएस फेस्ट में देखोगे हिस्ट्री वाला है, आर्ट एंड कल्चर है, तो जहाँ मुझे लगता है कि इंडिया का मैप बना के उसमें मैं कोई हिस्ट्री या आर्ट एंड कल्चर का कुछ दर्शा पाऊँगा ना, तो वो दर्शाता हूँ। विश्व का मैप बना के उसमें कोई कोई भी चीज़ मैं दर्शाऊँ तो आराम से दर्शा सकता हूँ, ईज़िली आराम से बना सकता हूँ। तो इसका फ़ायदा मिलता है कि आपको डायरेक्ट मतलब अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अन्य स्टूडेंट से आपको +1 मार्क्स मिलते चले जाएँगे, और वही आपकी सफलता का राज होगा। ठीक है? तो मैं बार-बार ये इसलिए चीज़ें बोलता हूँ कि जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो यहाँ से मैपिंग की रफ में प्रैक्टिस कर लिया करो, वर्ल्ड मैप बना लिया करो, इंडिया का मैप बनाने की प्रैक्टिस करो। ठीक है? आगे जैसे इसमें है, तो इसमें जल वाले में दिखाया हुआ एक जल चक्कर है, आसान भाषा में इसको आराम से समझाया गया है। जल चक्कर कैसे काम करता है, आप जानते हो कि सागर से या वाटर जो बॉडीज़ होती है उसका वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण के बाद में इसमें संघनन होता है, संघनन के बाद में वर्षा होती है, वर्षा फिर पुनः स्थल पर आती है और नदियों के माध्यम से जल में चली जाती है। तो एक चक्कर चलता रहता है, आसान भाषा में एकदम डायग्राम से बताया गया है। तो एनसीईआरटी में यही चीज़ें हैं कि आप
आराम से इसको समझो। जब आप 11th-12th के एनसीईआरटी में जाओ ना, तो ये चीज़ें पढ़ के जाते हो ना, तो वहाँ पे यदि आपकी बेसिक क्लियर है ना, तो वहाँ पे आपको पढ़ने में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। नहीं तो क्या होगा, इन चीज़ों को यहाँ से नहीं समझा आपने छोटी-छोटी चीज़ों को, तो वहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें फिर आपको दिक्कत करने वाली हैं। इसलिए 6, 7, 8, 9, 10th की जो एनसीईआरटी इसलिए पढ़ना ज़रूरी होता है। और यहाँ से मतलब यूपीएससी की जो भी एग्ज़ाम होती है, सीडीएस, सीएफईएफ, आपका एनडीए हो गया, यूपीएससी हो गया, जितने भी एग्ज़ाम में ज्योग्राफी वाले सेक्शन से एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पे ज्योग्राफी की जो 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे देखो एक मतलब यही क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक जल का वितरण का दिखाया गया ना, 2013 का आप प्री का पेपर देखोगे ना, 2013 के प्री के पेपर के अंदर यही क्वेश्चन आया है कि जैसे उसमें क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आया कि जो शुद्ध जल है ना, जो मतलब आप मीठा पानी जो है ना, वो सर्वाधिक बर्फ मतलब इसमें ग्लेशियरों में है ना, बर्फ जो जमी हुई उसमें है। इसके बाद में उसमें क्या है, तो उसका आंसर था उसमें भूमि के जल। आप 2013 का प्री का क्वेश्चन देखना, ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये एनसीईआरटी में पढ़ा है। 2000 मतलब 13 के अंदर 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया हुआ है। कभी-कभी मतलब इसमें लगता है कि आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ऐसा होता है, मेरा अनुभव है कि मेरी मतलब तैयारी का बेस एनसीईआरटी रहता है। प्रीलिम्स में विशेषकर एनसीईआरटी को मैं ज़्यादा महत्व देता हूँ। और मतलब यदि ढंग से आप पढ़ते हो, उसको 4-5 बार एनसीईआरटी को पढ़ लेते हो, ऐसा नहीं हो कि एक बार पढ़ गया आप सही हो गया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कम से कम आपको 4-5 बार पढ़ोगे ना, तो आपको उसकी हर एक लाइन याद हो जाएगी ना। और यूपीएससी में क्या करते हैं, बिटवीन द लाइन क्वेश्चन प्रीलिम्स से आते हैं। आप कोई भी एनसीईआरटी पढ़ो तो ऐसे ही पढ़ना, आपको मतलब उसको रटने नहीं बैठना है, आपको उसको समझ समझ के पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जल के वितरण को बारे में बताया गया है कि जैसे पृथ्वी की सतह है, उस पर लगभग 72% भाग पर आप जानते हो कि जल है। उसमें भी जैसे यदि कुल जल की मात्रा की बात करें तो 97.3 क्या है, महासागरों का जो खारा जल है वो है। उसके बाद में जैसे बर्फ जो है, ग्लेशियर वगैरह, इनमें जमी हुई बर्फों में 2% विश्व का जल इसमें है। इसके अलावा उसके बाद में देखो भूमि के जल है। इसके बाद में झीलों व लवण जल और स्थलीय जो समुद्री है, मतलब झीलों का जो जल है वो कितना है, लवण झीलों का 0.009। और स्थलीय समुद्री नमकीन झीलों का भी इतना है, वायुमंडल का इतना है, और नदियों का इतना है। ये तो इनको घटते हुए क्रम में या बढ़ते क्रम में भी क्वेश्चन आ सकता है। आपको कौन सा याद रखना है, जो पीने योग्य जल है ना, जैसे पीने योग्य जल लगभग कितना है, 2.7 है या 3% माना जाता है इसको लगभग। इनमें से सर्वाधिक मात्रा किसकी, यदि आप इसको नंबरिंग देना चाहो, तो सबसे ज़्यादा हो गया आपका पहला, इसमें हो गया जो बर्फ छत्र के या ग्लेशियर वगैरह हो गया ना। दूसरा इसमें भूमि के जल हो गया। तीसरा जो शुद्ध जिलों में जो पानी है, तीसरा वो हो गया। चौथा वायुमंडल में हो गया। और पांचवा किसमें हो गया, नदियों में हो गया। तो आपको ये नंबरिंग भी याद रखना, जब पढ़ते हो ना लॉजिकली पढ़ा करो, इनको घटते बढ़ते क्रम में देखना आपको। ये क्वेश्चन आप एक बार देखना, 2013 का प्रीवियस ईयर के पेपर देखना, उसमें आपको यही क्वेश्चन मिलेगा जो यहाँ से उठाया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ से उठाए गए हैं। मुझे सब क्वेश्चन तो याद नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें याद है वो बता रहा हूँ आपको। इसके अलावा बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार यही बोलता हूँ। देखना, इसका अनुभव ये होता है कि जैसे यहाँ से बॉक्स से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप जैसे हिस्ट्री की नई एनसीईआरटी देखोगे ना, तो उसमें हाल ही के दिनों में काफ़ी क्वेश्चन ऐसे शब्दावलियों वाले आए हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था बंजारा, है ना, हिस्ट्री की 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में आप देखना, बंजारा शब्द है। एक बॉक्स में बनाया गया था अरघट, जो ये है ना, जो वाटर सिंचाई वाला जो होता है, अरघट ऐसा कुछ नाम है उसका। ऐसा एक पहले क्या होता था, सिंचाई का एक साधन था, वो बॉक्स में बनाया गया था। एक मतलब जैसे यात्रियों वाला क्वेश्चन था, जिसे फ्रांसीसी यात्री, इटली के जो यात्री है, बॉक्स में बना के उसमें दिया गया था। तो मेरा ये अनुभव है कि आजकल यूपीएससी ना एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन बनाते हैं, तो बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप पढ़ते समय इन चीज़ों पर विशेष गौर करना है कि एनसीईआरटी में बॉक्स में कोई बात कह रहा है ना, तो उस पर गौर करना है। ठीक है, और वहाँ से हो सकता है लकीली क्वेश्चन निकल आए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे बॉक्स में यहाँ पे दिया हुआ है कि लवणता को कैसे मापते हैं, तो इसको 1000 ग्राम में मतलब जैसे 1000 ग्राम में कितनी ग्राम लवणता की मात्रा है, एक जल यदि 1 लीटर की मात्रा में ले, या 1000 ग्राम यदि हम वाटर लेते हैं, उसके अंदर ये देखते हैं कितना उसमें कितना ग्राम लवण है। तो इसको जैसे औसत महासागरीय लवणता कितनी, 35 ग्राम, इसको ऐसा लिखते हैं 35 ग्राम प्रति हज़ार। ठीक है, 35 ग्राम प्रति हज़ार जो सागरीय लवणता है, औसत लवणता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे यदि हम लवणता की यहाँ तो हम देख रहे थे 35 मतलब ग्राम प्रति हज़ार पर सागरीय लवणता है, लेकिन आप इजराइल का जो आपने डेड सी सुना है कभी, है ना, तो मृत सागर की लवणता कितनी है, 340 ग्राम प्रति लीटर पर लवणता मिलेगी आपको, बहुत ज़्यादा इसमें लवणता है। ठीक है, तो लवणता कैसे मतलब बढ़ती है, आप जानते हो कि कोई भी सागर क्लोज होगा ना, उसके अंदर यदि नदियाँ आके नहीं गिरती है, क्लोज सागर होगा, तो उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा तो उसमें लवणता की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन इसी में यदि लगातार बारिश वर्षा होती है ना, लगातार शुद्ध नदियों का जल आता रहता है, तो इसकी लवणता घट जाएगी। लेकिन मर्द सागर ऐसा है, देखो मर्द सागर एक बंद सागर, आप देखोगे लोकेशन इसकी इजराइल के अंदर, तो वहाँ पे इसकी लवणता है 340। और ये बोलते हैं कि यदि लवणता ज़्यादा बढ़ती है तो उसमें उस पानी में तैरना आसान होता है, क्योंकि नमक की अधिकता के कारण इसमें क्या होता है, वाटर की जो सघनता है वो बढ़ती है। तो मतलब एक शुद्ध जल की अपेक्षा नमक वाले जल में तैरना बहुत आसान है, ये ऐसा स्टेटमेंट यहाँ से बन सकता है।
इसके अलावा है कि जैसे महासागरीय परिसंचरण, आप जानोगे इसमें तरंगें होती है, ज्वार भाटा धाराएँ होती है। और महासागरीय परिसंचरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मोस्ट ऑफ जो महासागरीय परिसंचरण है वो किसके कारण होता है? सागर जल पर जो पवनें चलती हैं, स्थायी पवनें चलती हैं, उनकी दबाव के कारण, उनकी गति के कारण। आप ऐसा इसमें देख सकते हो कि आप सिंपल सीधी तरंग और धाराएँ चलाना चाहते हो, तो एक आप किसी भी मतलब एक मतलब थाली में या पानी भरना, ठीक है? पानी भरोगे और इस पे आप फूँक मारना, तो फूँक मारने से क्या होगा? जैसे यहाँ इसमें एक थाली में आपने वाटर डाला है, ठीक है? आप इस पे फूँक डालोगे, फूँक मारोगे, तो क्या होगा? मतलब इसमें से एक तरंग या धारा के रूप में इसका यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। या कभी आपने बचपन में या अभी भी आप खेलने के शौकीन हो तो कोई तालाब में एक बार कोई पत्थर फेंक के देखना, वहाँ से एक धारा स्टार्ट हो जाएगी, छोटी तरंग स्टार्ट हो जाएगी, है ना? ऐसे तो सिंपल सिंपल चीज़ें, जो महासागर पर तो मतलब लगातार पवनें बहती है, तो पवनों के बहने से क्या होगा? उस पर दबाव पड़ेगा और उससे वहाँ से एक धारा स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले इसमें है तरंग। तो तरंग क्या होता है? तो समुद्री सतह पर पवन के बहने पर तरंग उत्पन्न होती है। पवन की गति जितनी तेज होगी, तरंग भी उतनी ही बड़ी होगी। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उड़ता हुआ गिरता है तो तरंग कहलाता है। तो तरंग लहरें आपने देखी होगी, आराम से इसको समझ सकते हो। सिंपल सी ये है कि जो तरंग और लहरें होती है ना, कि सागर तटों तक आती रहती है, सिंपल सी लहरें और तरंगें आती रहती है, ठीक है? और इसमें यह है कि जैसे तूफान, भूकंप और ज्वालामुखी उद्गार के समय जल के नीचे भूस्खलन के कारण क्या होता है? विशाल तरंगें पैदा होती है। तो जैसे छोटी तरंगें तो नॉर्मल बहती रहती है, ज्वार भाटा के समय तरंगें बहती है ना, लेकिन कभी कभी होता है कि बड़ी बड़ी तरंगें आती है, बड़ी बड़ी तरंगें मतलब आके तट से टकराती है, ठीक है? तो उनको बोलते हैं सुनामी। तो यहाँ से आप देखोगे कि सुनामी का कारण क्या है। आपके सिलेबस जीएस फर्स्ट मेंस में भी सुनामी दिया गया है, लेकिन हम 11वीं की क्लास की एनसीईआरटी में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे कि सुनामी क्या होती है। सुनामी एक बड़ी तरंग है कि किसके कारण पैदा होती है? कि सागर के अंदर चक्रवात या तूफान आता है, या भूकंप या अर्थक्वेक कहीं आता है सागर में, एपिसेंटर उसका होता है, फोकस यदि सागर में होता है तो उसके कारण बड़ी तरंगें आ सकती है। इसके अलावा कहीं ज्वालामुखी उद्गार होता है सागर में, या जल के नीचे भूस्खलन की घटनाएं होती है, तो इसके कारण क्या हो सकता है? बड़ी मतलब तरंगे आएगी, उनको बोलेंगे हम सुनामी। और इनकी गति कभी कभी 700 किलोमीटर पर आवर से अधिक होती है, और इनकी ऊंचाई भी 150 मीटर से अधिक हो सकती है। और इन तरंगों का जो नाम है सुनामी, जो वर्ड है जापानी भाषा का है, ठीक है? और इसका अर्थ है कि पोताश्री तरंग, यानी जो आपकी पोताश्री और बंदरगाह उनको तोड़ने वाली तरंगे इनको कहा जाता है, सामान्य भाषा में यही बात है। इसके अलावा इसमें बॉक्स में एक दिया हुआ है विश्व जल दिवस। यहाँ पे बॉक्स में साइड में आप देखोगे विश्व जल दिवस दिया गया है। तो यहाँ पे पढ़ते समय आपको ध्यान रखना है कि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछता है, जिनकी थीम वाइज जो होता है ना, कि कौन सा डे कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, कौन मनाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप ये कहोगे कि फिर एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन आते हैं, आपको गूगल करना पड़ेगा थोड़ा सा ना। जैसे यहाँ पे कैसे आप पढ़ सकते हो, जब भी आप पढ़ो एनसीईआरटी में ये बातें आती है तो उनको थोड़ा गूगल कर लिया करो ना, थोड़ा सा डिटेल में इनको जान लिया करो। जैसे विश्व जल दिवस जो है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। इसकी इस साल की जो थीम है 21 वाली क्या है? वैल्यूइंग वाटर, ठीक है? हर साल की अलग अलग थीम होती है, आप 2020 की भी देखना, 21 की थीम है, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा कब सबसे पहले कब मनाया गया था, किसके द्वारा मनाया गया? तो आप जानते हो कि यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1992 में, 1992 में एक यूएन की कॉन्फ्रेंस किस पर हुई थी? इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, यानी पर्यावरण और विकास पर रियो सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? ब्राजील के अंदर, 1992 में, जिसको पृथ्वी फर्स्ट सम्मेलन भी कहा जाता है। इसके अंदर एजेंडा 21 टारगेट लिए गए थे, और उस समय ये डिसीजन यूएन के द्वारा लिया गया था कि हम प्रत्येक ईयर 22 मार्च को क्या करेंगे? विश्व जल दिवस मनाएंगे। और पहला जल दिवस 1993 में बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है आपके लिए। ऐसा आपको पढ़ना है कि जब भी, जैसे उसमें एनसीईआरटी में तो केवल इतना लिखा है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, फिर आपका माइंड यहाँ पे वर्क करना चाहिए और ये चीज़ें निकाल के आपको खुद स्वयं करनी है, ठीक है? इससे आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा, और आप ना एग्जाम की तैयारी के हिसाब से आप अपनी अप्रोच को बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है? सुनामी वाले यहाँ पे इसमें केस स्टडी दी गई है। अब वहाँ पे तो बहुत बड़ी डिटेल में दी गई है, लेकिन हमें इतना नहीं करना है। जब सुनामी का कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसी केस स्टडी छोटे शब्दों में लिखना, आपको ऐसा लिखना आना चाहिए आपको, है ना? कि जैसे यूपीसी जीएस मेंस के अंदर पेपर फर्स्ट के अंदर अपने ज्योग्राफी सिलेबस में सुनामी लिखा हुआ है, तो कोई सुनामी कहीं आती है तो उसको जोड़ के क्या पूछेगा? सुनामी क्या होती है, कैसे घटित होती है, मतलब इसका क्या समाधान हो सकते हैं, किस प्रकार हम आपदा प्रबंधन कर सकते हैं ना? तो वहाँ पे जब भी क्वेश्चन आए तो आप एक केस स्टडी डाल दो कि भाई हिंद महासागर में 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी ना, विशाल सुनामी थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे, लाखों लोग बेघर हो गए थे, उनको कई समस्याएं से ग्रसित होना पड़ा था ना। काफ़ी, जैसे भारत का जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार दक्षिण में,
तो वो भी डूब गया था, और काफ़ी अन्य द्वीप भी इसमें डूबने की घटनाएँ आई थी, है ना? तो यहाँ पे काफ़ी जन-धन, एनवायरनमेंट की हानि हुई थी। तो आप बता सकते हो, एक ऐसा शॉर्ट रूप में बता सकते हो कि वहाँ पे विशाल सुनामी आई थी, उसका कारण क्या था? कि जैसे सुमात्रा द्वीप के आस-पास भूकंप आया था, एक उसका रिएक्टर पैमाने पर 9.0 था, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अधिकेंद्र इसका सुमात्रा में काफ़ी ज़्यादा भूकंप की घटना के कारण यहाँ पे विशाल सुनामी आई थी, जो कि भारत, श्रीलंका और इंडोनेशिया के क्षेत्रों को काफ़ी प्रभावित किया था, है ना? तो आप यहाँ पे ये बता सकते हो कि हिंद महासागर के अंदर जो सुनामी आती है उसका पहले नॉलेज नहीं था कि इतनी यहाँ पे सुनामी, विशाल सुनामी पहले भूतकाल में ऐसी पहले कभी नहीं आई थी, है ना? ऐसा होता है कि प्रशांत महासागर में तो आप जानते हो रिंग ऑफ फायर के कारण वहाँ पे अर्थक्वेक और ज्वालामुखी समस्याएं देखी जाती है, उसके कारण सुनामी अक्सर आती रहती है। जैसे जापान अक्सर सुनामी से ग्रसित देश रहता है, वहाँ पे अक्सर डेली वाइज में छोटी मोटी सुनामी आती रहती है, या भयंकर सुनामी भी जापान में आती है। तो जापान वगैरह क्या है, ये देश पहले से तैयार है, तो उन्होंने क्या किया है, ओशियन के अंदर यानी प्रशांत महासागर में ऐसे मतलब ऐसे सेंसर या ऐसे मतलब यंत्र लगा दिए जो उनको समय पूर्व ही सूचना देते हैं। लेकिन हमारे हिंद महासागर में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इस कारण यहाँ पे काफ़ी जनदनानी हुई थी। तो जब भी आप केस स्टडी लिखते हो तो आप बता सकते हो, तुलना कर सकते हो प्रशांत महासागर, जापान की और भारत और हिंद महासागर की। ऐसे फिर तुलना करने से आपके मेंस के अंदर मार्क्स बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और केस स्टडी आपको डालनी चाहिए। केस स्टडी ऐसा नहीं कि आप पूरा पेज भर दोगे। केस स्टडी शॉर्ट में दर्शानी होती है। आप कोई भी क्वेश्चन लिख रहे हो, आपके पास उसकी कोई अच्छी केस स्टडी है, चाहे इन्वायरमेंट का हो, चाहे कोई कृषि का टॉपिक हो या सोशल टॉपिक हो, आपके पास केस स्टडी है तो आप बता सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जैसे इसमें अगला टॉपिक है ज्वार भाटा। शॉर्ट में यहाँ पे दिया गया है ज्वार भाटा क्या है। आप जानते हो ज्वार भाटा क्या है, कि जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे बैठना क्या है, भाटा है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना और गिरना क्या है, ज्वार भाटा कहलाता है। ज्वार का मतलब क्या है, जल का अधिकतम उठकर तट की ओर आना, ठीक है? जैसे जल तट की ओर आता है अधिकतम उठकर, ये ज्वार होता है। और जब वापस जाता है, जल निम्न स्तर पर जाता है, तो वो क्या कहलाता है, भाटा कहलाता है। तो ज्वार आता कैसे, सिंपल भाषा में आपको आना चाहिए। जैसे ज्वार आने की यहाँ पे 3 स्थिति बताई गई है। एक बताई गई है वर्त ज्वार भाटा, कब आता है, पूर्णिमा और अमावस्या को, ठीक है? कब आएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही सिद्ध में 180 डिग्री पर होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, वर्त ज्वार इस दोनों कंडीशन पर आएगा। जैसे यहाँ पे आप देखना एक बार, 180 डिग्री पर तीनों, ठीक है? 180 डिग्री होने पर क्या होगा, जैसे पृथ्वी यहाँ पे, तो सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा पृथ्वी पर, ठीक है? तो यहाँ पे ज्वार की उत्पत्ति होगी, ठीक है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, जल को अपनी ओर आकर्षण कर रहा है कौन, सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। अब पृथ्वी भी अपने आप को समायोजित करेगी कि भाई एक तरफ पृथ्वी का जल ऊपर उठ रहा है, तो पृथ्वी क्या करेगी, विपरीत दिशा में बल लगाएगी एक अपना ना। इसको समायोजन बल बोलते हैं, या अब कुछ साइंस में अलग भी हो सकता है। सामान्य भाषा में ये बता रहा हूँ कि यहाँ से जैसे ज्वार पैदा होगा ना, तो पृथ्वी अपने आप को मतलब संतुलन में लाने के लिए यहाँ पे भी ज्वार पैदा करेगी। तो ज्वार एक समय दो जगह पे आएगा, मतलब 180 डिग्री की बात करें तो यहाँ पे और यहाँ पे विशाल ज्वार आएगा, और यहाँ पे कंडीशन बनेगी भाटा की कंडीशन, मतलब यहाँ से जल स्तर कम होगा, ठीक है? आप समझ रहे होंगे इसको, कि 180 डिग्री पर जब होती है तीनों चीज़ें, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, है ना? तो एक तरफ इसमें ज्वार मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ से ज्वार पैदा होगा, और विपरीत दिशा में भी पृथ्वी क्या करेगी, इस ज्वार पैदा करेगी अपने आप को सही संतुलन में लाने के लिए। अन्यथा मतलब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ सकता है। पृथ्वी अपने आप को समायोजित करती है, इसमें अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय जो बल आप सुनते हो ना, वो बल काम करते हैं इसमें काफ़ी। इसके अलावा दूसरी कंडीशन हो सकती है, पृथ्वी बीच में हो और दोनों तरफ मतलब एक तरफ सूर्य, एक तरफ चंद्रमा 180 डिग्री। इसमें भी ये होता है कि एक तरफ जैसे चंद्रमा जो है ना, इसका मतलब गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, एक तरफ सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो यहाँ पे भी ज्वार आएगा, और दोनों कंडीशन पे यहाँ पे भाटा आएगा। तो ये तो हो गई मतलब आपके वर्त ज्वार भाटे की कंडीशन, मतलब जो बिग ज्वार आता है ना, बड़ा ज्वार आता है। छोटा ज्वार कब आएगा, जब छोटा ज्वार आएगा समकोणीय स्थिति पर 90 डिग्री पर होंगे ये दोनों, है ना? आप जानते हो कि चंद्रमा अलग अलग लोकेशन चेंज करता है, जैसे ये तो चंद्रमा यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो इन दोनों कंडीशन, चंद्रमा यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन कंडीशन पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है? ठीक है, 90 डिग्री हो गया ये। तो 90, जब 90 डिग्री पर समकोणीय स्थिति होगी ना, उस समय आएगा आपका छोटा ज्वार, ठीक है? सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब समकोणीय स्थिति में होगी तो वहाँ पे लघु ज्वार आएगा, ठीक है? ये हो गया आपका। फिर आपके हैं महासागरीय धाराएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 11th क्लास के एनसीईआरटी में बहुत विस्तृत से बताया गया, यहाँ छोटे रूप में बताया गया। तो महासागरीय तो सिंपल सी धारा क्या होती है, कि जब बना महासागर पर कोई पवन बहती है तो उस पर फोर्स डालती है, और फोर्स डालने से क्या होगी, वहाँ पर ऊपर एक तरंग तरंग नहीं, एक धारा स्टार्ट हो जाएगी। धारा क्या है, महासागर पर आप ऐसे मान सकते हो कि एक नदी की तरह बह रही है, एक सर्पिलाकार आकृति नदी की तरह बह रही है, वही क्या है, धारा है, ठीक है? तो सागरीय जल पर स्थायी पवनों के द्वारा जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। जल धाराएं सागर तल पर नदी की तरह बहती है। इनकी उत्पत्ति के आधार पर इनको गर्म और ठंडी जल धाराओं के आधार पर बांटा जा सकता है। जैसे यदि कोई जल धारा है ना, यदि यहाँ पे ध्रुव से पैदा हो रही है, यहाँ से पैदा हो रही है, तो वो इस तरफ जाएगी तो वो होगी ठंडी जलधारा, और जब इक्वेटर से ऊपर आ रही है तो वो गर्म जलधारा। तो इसका नाम भी ऐसे पड़ा है कि ठंडी और गर्म जलधारा। इक्वेटर से नॉर्थ और साउथ की तरफ जाती है, ध्रुव की तरफ जाती है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी गर्म जलधारा, और ध्रुव से इक्वेटर की ओर आती है तो वो ठंडी जलधारा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे ये हो गया।
लिखा भी है कि गर्म जल धाराएँ भूमध्य रेखा से और ठंडी जल धाराएँ ध्रुवों से उत्पन्न होती है और इनके काफ़ी प्रभाव है। आप इसका धाराओं का चैप्टर यदि आप 11th क्लास में बड़े स्तर पर पढ़ोगे तो वहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि धाराएँ किस प्रकार मत्स्य व नौपरिवहन में हेल्प करती है। आप जानते हो जहाँ पे ठंडी और गर्म जल धारा मिलती है तो वहाँ पे पादप, प्लवक, प्लैंकटन वगैरह इनकी मात्रा अधिक होती है, तो इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, मछलियों की मात्रा ज़्यादा होगी। ठीक है, और नौपरिवहन के लिए भी हेल्प करती है, जैसे आप जानते हो कैसे हेल्प करती है। जैसे ये विश्व का मैप है। ठीक है, यहाँ से जो गर्म जल धारा बाद में होते होते यहाँ गल्फ स्ट्रीम के रूप में यहाँ पे आती है। तो ऐसा क्षेत्र है 55-60 डिग्री वाला रीजन जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी रहती है लगभग, है ना। लेकिन गल्फ स्ट्रीम के कारण क्या होता है, यहाँ से बर्फ पिघल जाएगी और नौ परिवहन के लिए इसको और आसान प्रदान कर देगी। इसके अलावा जहाँ पे ठंडी गर्म जल धारा बहती है या ठंडे क्षेत्रों में जहाँ गर्म जल धारा बहती है तो वहाँ पे आप जानते हो कि मौसम कैसा होगा, अच्छा मौसम होगा तो यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, तटीय क्षेत्रों में पर्यटन बढ़ेगा। तो बहुत धाराओं का बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों। इसमें बड़े स्तर पर आप बता सकते हो, जब भी मेंस में ऐसा कुछ नहीं तो आप इसको मैप बना के विश्व के स्तर पर आप धाराओं को बताओ। इसके अलावा देखो 2019 वाले मेंस के पेपर में आया भी था ये क्वेश्चन कि धाराएं किस प्रकार तापमान को वितरण करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस प्रकार मौसमी दशाएं धाराओं के द्वारा नियंत्रित होती है, तो इनका रोल होता है। इसके अलावा नकारात्मक कभी कभी होता है कि जैसे कोहरे या कुहासे की कंडीशन में जहाजें टकरा जाते हैं। कई बार ग्लेशियर को ज़्यादा पिघलने की घटना यहाँ पे सामने आती है, जिसके कारण और ज़्यादा मानव जो कंजप्शन बढ़ेगा, मानव उन क्षेत्रों में चला जाएगा जहाँ पर प्रकृति मतलब अच्छी है, तो इनका भी कई कई बार नुकसान उठाने को मिलता है, देखने को मिलता है। धाराओं वालों आपको समझना होगा। जैसे यहाँ पे मैं लॉजिकली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, यदि आप पहले वाला लेसन आपने देखा हो, उसमें मैंने ट्रेड विंड वगैरह आपको बताई थी कि कैसे मतलब जो पवनें बहती है, तो यहाँ पे जैसे दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन बहती है। ठीक है, तो दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जैसे ही तट से दूर जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, सागर पर जल पर क्या करेगी, दबाव डालेगी। दबाव डालते ही यहाँ से एक धारा स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलेंगे हम मतलब इसको बोलेंगे विश्वतीय जलधारा। विश्वतीय गर्म जलधारा यहाँ से पैदा हो गई। ये इस तट के टकराएगी तो एक धारा ऊपर की तरफ जाएगी, एक धारा नीचे की तरफ जाएगी। तो जो ऊपर की ओर जा रही है यहाँ पे केनी द्वीप है तो उसको बोलेंगे केनी की जलधारा। यही जलधारा बाद में क्या करेगी, यहाँ पे वेस्ट इंडीज वगैरह जो द्वीप है, एंटीलीज वगैरह, इन द्वीपों को पार करके फ्लोरिडा की तरफ जाएगी तो इसको फ्लोरिडा की जलधारा बोलते हैं। और जब फ्लोरिडा के बाद में ये जलधारा ऊपर की ओर जाती है तो इसको गल्फ स्ट्रीम की जलधारा बोलते हैं। गल्फ स्ट्रीम ऊपर तक जाती है। तो यहाँ से जलधारा शुरू हुई, गर्म जलधारा है। ठीक है, ऊपर तक चली गई और आप जानते हो कि ऊपर नॉर्वे की तरफ जाती है जब जलधारा। यहाँ पे देखो ये जलधारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है ना। फिर इसके अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। यहाँ इरमिंगर की जलधारा है, अलग अलग धारा है। आपका होमवर्क की आज का ये हो गया कि आप विश्व का जहाँ पे जलधारा वाला मैप आपके पास एटलस होगा या गूगल करना कोई एटलस होगा तो उसमें जलधाराओं को अपनी लोकेशन को आप लोकेट करना एक अच्छे मैप में। यदि ऐसा नहीं करते तो बहुत नुकसान होने वाला आपको, है ना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से आता है। अब मेरा तो इतना अनुभव है कि मुझे धाराओं वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आराम से यहाँ पे आपको मैपिंग के माध्यम से बता सकता हूँ। ये तो भी मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आप जब भी मैप की चीज़ें आ रही है ना एनसीईआरटी में तो आप खुद करो उनको, आपको कोई नहीं बताएगा ये। आप लेसन देख लोगे तो या थोड़ी देर याद रहेगा, भूल जाओगे जब तक आप खुद नहीं करोगे ना। तो जैसे यहाँ से पवन ने, जैसे हमने क्या बात की, जल धाराओं को पैदा कौन करता है, पवन पैदा करती है। यहाँ से जो हमारी दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवन, इसने यहाँ पे जल धाराओं को, इक्वेटर वाली जल धाराओं को पैदा किया। यहाँ से इस तट के टकराने फिर अलग अलग यहाँ पे केनी जल धारा हो गई, यहाँ पे फ्लोरिडा हो गई। उसके बाद में यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की जल धारा ऊपर तक जाती है, नॉर्वे के ऊपर तक, यहाँ तक। ये क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मतलब ठंडा रहता है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, नौपरिवन यहाँ से स्टार्ट हो गया। ये अच्छी बात होगी, यहाँ पे मत्स्य पालन भी हो गया। ठीक है, और बाद में क्या होगा, यहाँ पे अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाएगी। यहाँ पे अंदर कटक भी है, महासागरीय कटकों के कारण जलधारा ये बढ़ जाती है अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ पे इरमिंगर की जलधारा हो गई। और ऊपर से क्या आती है, लेबडोर की जलधारा आती है, जो कि यहाँ पे इस न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र अमेरिका वाले में मिलती है। तो यहाँ पे क्या होगा, गर्म और ठंडी जब मिलेगी ना, वैसे ये नीचे की ओर होगी। ठंडा जल भारी होता है नीचे होता है, गर्म जल थोड़ा हल्का होता है तो ऊपर की तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कोहरा कुहासे की कंडीशन होगी। यहाँ पे विश्व की अच्छी सबसे ज़्यादा मतलब मछली उत्पादन होगा यहाँ पे, है ना। जहाँ जहाँ गर्म और ठंडी जलधारा मिलती है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादन क्षेत्र होगा, और लेकिन जहाज़ों के लिए नुकसान वाला क्षेत्र होगा। ठीक है, तो आप ऐसा बता सकते हो। तो जलधाराओं वाला ऐसे ही आपको पढ़ना है। और बाद में क्या होता है, जैसे ऊपर से क्या होगा, ठंडी जलधारा आएगी एक ऊपर से, इसको बोल रहे हैं कैनारीज की ठंडी जलधारा। ठीक है, कन्नारी जो भी है। तो ये चक्कर ऐसे पूरा हो जाएगा। एक चक्कर यहाँ से शुरू हुआ था जलधाराओं वाला, तो पूरा चक्कर पूरा हो जाएगा। ऐसे चलता है। ऐसे ही इसमें क्या होता है, फिर साउथ में जलधारा चलती है। ठीक है, यहाँ से ब्राज़ील की गर्म जलधारा हो गई। आगे जैसे फाकलैंड द्वीप के पास जाएगी तो यहाँ पे 45 डिग्री 50 डिग्री के आसपास इसका जल ठंडा होने लग जाएगा। तो ये फाकलैंड की ठंडी जलधारा हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से पछुआ बहती है तो पछुआ बहने के कारण इसकी भी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाएगी। लेकिन इस पर भी कोरियलिस फोर्स लगेगा तो ये दाईं ओर मतलब किस तरफ मुड़ेगी, दक्षिण गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी। ठीक है, बाईं ओर मुड़ने के बाद यहाँ पे बेंगुला की जलधारा हो गई और ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो ऐसे ही जलधाराओं वाला आपको ऐसे ही पढ़ना है कि
अटलांटिक महासागर की कौन सी ठंडी जलधारा है, कौन सी गर्म जलधारा है। और यदि आप ना इसको रटते नहीं हो, यदि आप इसको समझते हो ना, तो बहुत आसान है। आपको ये भी याद नहीं रखना होगा कौन सी गर्म और कौन सी ठंडी है। आप तो ये देखो ना, इक्वेटर से ये एक सिद्धांत ही बन जाएगा कि इक्वेटर 0 से 30 डिग्री तक लगभग जो महाद्वीप का कौन सा भाग होगी, पूर्व भाग में गर्म जलधारा होगी और महाद्वीप का पश्चिमी भाग में कौन सी जलधारा होगी, ठंडी जलधारा होगी। ये रूल काम करेगा 0 से 30 डिग्री के बीच में काम करेगा, फिक्स है। और यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि 0 से 30 डिग्री या 45 डिग्री तक है ना, महाद्वीप का पूर्वी भाग कौन सी गर्म जलधारा, गर्म जलधारा। महाद्वीप का पश्चिमी भाग कौन सी जलधारा, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा। ये रूल काम करेगा, ये रूल अभी हमने बताया था अभी सर्कुलेशन वाला। और इसको चिंता मत करना आप, इसको और हम 11वीं की क्लास की एनसीईआरटी के साथ बड़े रूप में पढ़ लेंगे। यहाँ पे केवल मैंने एक अटलांटिक महासागर का एग्जाम्पल देके बताया, ठीक है। थोड़ा सा हिंद महासागर में क्या होगा, हिंद महासागर ऐसा है जहाँ पर ऊपर से बंद महासागर है ना, तो यहाँ पे ये लॉजिक काम नहीं करेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो फिक्स पैटर्न है कि जलधाराएं ऐसे काम करती है, ठीक है। लेकिन हिंद महासागर में क्या होता है, जैसे ये 0 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा कि कभी कभी यहाँ पे क्या होगी, जलधाराएं जो साउथ वाली तो सेम रहेगी, साउथ वाली का तो चक्कर ये काम करेगा सेम। लेकिन नॉर्थ वाली में क्या होगा, जब जैसे अपना मानसून आता है ना, उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, तो इसकी जलधाराएं भी, जब दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा तो जलधाराएं यूं जाएगी ऊपर की तरफ, है ना। और जब उत्तरी पूर्वी मानसून आएगा तो जलधाराएं उल्टा चलेगी, है ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन से महासागर की जलधाराएं मतलब उनमें परिवर्तन होता है, तो वो उत्तरी हिंद महासागर की जलधाराएं। तो ये आपको मैप में करना है कि कौन सी जलधाराएं शीत में बहती है, कौन सी ग्रीष्म ऋतु में बहती है। बाकी जैसे इसमें प्रशांत महासागर की जलधारा, ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना पड़ेगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये लेसन अपना यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये एनसीईआरटी वाले लेसन बहुत अच्छे से पसंद आ रहे होंगे, और जो इन लेसन को देख रहा है वो बहुत ही बेनिफिट प्राप्त करने वाला है, क्योंकि आपको वो बंदा पढ़ा रहा है जो खुद पढ़ के आया है, बहुत अच्छे से पढ़ के आया है, बहुत अच्छे से एग्जाम भी पास करके आया है, ठीक है। तो इस प्रकार हम 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी बहुत जल्द धीरे धीरे कर लेंगे, मतलब सिलेबस के हिसाब से टू दी पॉइंट कर लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।